की घटनाओं को अंजाम देने वाले जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद पर शिकंजा कस गया है। पाकिस्तान की गोद में बैठे मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया है। चीन ने इस बार रोड़ा नहीं अटकाया। दुनिया में इसे भारत की कूटनीतिक विजय माना जा रहा है। यूएन के इस कदम की भारत में वाहवाही भी हो रही है। मोदी सरकार के मंत्री भी गदगद हैं, लेकिन विपक्ष इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। चुनावों के बीच अजहर को आतंकी घोषित करने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? क्या आतंकी अजहर पर बैन बीजेपी का वोट बैंक है? इसी मुद्दे को लेकर हम पहली बहस कर रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। सबसे पहले सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहना है, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। घोषणा से क्या होता है? जब एक मिनट, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के वो दोस्ती जता रहे हैं मोदी जी के साथ, तो दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मसूद अजहर को तत्काल भारत को सौंप देना चाहिए। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित करने पर आखिरकार विश्व में सहमति बनी, यह संतोष का विषय है। देर आए दुरुस्त आए। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए लंबे समय से भारत जो प्रयास कर रहा था, ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है। और मैं डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता क्या है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। हमारे साथ पहली बहस में एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ नवीन कुमार बीजेपी का पक्ष रखेंगे, राधिका खेड़ा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा के दौरान जुड़ेंगे, अभी तक जुड़ी नहीं है। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है। प्रमोद कुमार सिंह जी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है, वो जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जुड़ रहे हैं। नवीन कुमार, प्लीज पहले ये बताएं कि आपको चुनावों के बीचों बीच नया भारत, मोदी है तो मुमकिन है कि नारे देने का बहुत अच्छा मौका मिल गया है, ये विपक्ष कह रहा है। लेकिन उनका ये सवाल है कि देखिए, ना आप मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़कर आते, मतलब कांधार छोड़कर आते, ना पार्लियामेंट अटैक होता, ना पुलवामा होता, तो मुसीबत की जड़ ही उस वक्त खत्म हो जाती। जिम्मेदार आप हैं, फिर क्रेडिट किसका ले रहे हैं? वैसे तो जब मौलाना मसूद अजहर, मौलाना नहीं लेकिन मसूद अजहर आतंकवादी अपने आगे मौलाना लिखता है, जब उसको पकड़ा था कांग्रेस ने 8 साल तक जेल में रख करके बिरयानी को खिलाई। क्यों नहीं उसको सजा दी गई? क्यों नहीं उसको फांसी दी गई? कांग्रेस ने पहले उसको पुष्पित पल्लवित किया, उसको रखा अपने जेल में। और उसके बाद मैं आज ये कह सकता हूं कि मुझे इस बात पे भी शक है, और देश की जनता बार बार कह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मसूद अजहर को छोड़ने के लिए कंधार की जो प्लान हाईजैकिंग हुई थी, उसमें भी कांग्रेस ने कोई प्लानिंग करी हो? मतलब कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। यहां तक पहुंच मेरा ये कहना है, कांग्रेस की प्लानिंग की मेरा ये कहना है आंचल जी, कांग्रेस कह रहे हैं, मतलब नेशनल टेलीविजन पर बैठ के मैं आपको वही कह रहा हूँ, आप ही के मंत्री, आप ही के सलाहकार, कांग्रेस के मनीष भाई एडवाइजर है नवीन जी, वो उस समय शामिल थे। योजना उन्होंने बनाई, छोड़कर आप छोड़ने के लिए आप कांग्रेस के लोगों ने उसी छोड़ने के लिए जब IC 814 के अंदर जो 172 से 176 लोग थे, उनको छोड़ने के लिए कांग्रेस ने ही दबाव बनाया था सरकार के ऊपर। मतलब कांग्रेस के दबाव में आपने लोगों को छोड़ा? ये एक सरकार का डिसीजन नहीं था, वाजपेयी सरकार का डिसीजन। ये कांग्रेस का दबाव था, लोगों की जान की परवाह नहीं थी। 200 से ज्यादा लोग उस IC 814 पे सवार थे, आपको उसकी चिंता नहीं थी। मेरा जवाब तो सुन लीजिए। ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग के अंदर जो साइन हुआ था पेपर, जिसमें कहा गया था कि इनको छोड़ा जाए आतंकवादियों को, और इसके बदले में वहां से हमारे देश के नागरिकों को लाया जाए, उसमें प्रमुखता से हस्ताक्षर करने वाली कांग्रेस थी और पॉलिटिकल पार्टियां भी थी। जब 176 लोगों की, देश के लोगों की जिनकी जान खतरे में थी, जिनको बचाने के लिए उस आतंकवादी को छोड़ा गया, उसके बाद कौन उसका समर्थन कर रहा है?
अच्छा, आज एक आप बात टाइमिंग पे बताइए। सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, एक और वो बात भी आतंकवादी। अगर आपको पूरा विश्व जो है इस समय भारत की कूटनीति नरेंद्र आप भाई मोदी पुराने के कार्यकाल को चलो मजबूत 2 के मिनट के लिए कारण- भूल जाइए। नहीं, नवीन नहीं, कुमार, मैं आज ही की आप बात कर रहा हूं। पुराने कार्यकाल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप मोदी सरकार 2014 पर ही आते हैं। मुझे ये बताइए, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, आप चाइना के ऊपर दबाव क्यों नहीं बना पाए? आप तो वुहान में जाकर मिल रहे थे, आप झूला झुला रहे आपको थे, क्या आप लग रहा है कि ढोकला खिला चाइना पे रहे दबाव नहीं बनाए? थे। अगर आप पठानकोट हमले के बाद ही, आप मानते हैं ना मौलाना मसूद अजहर ने ही पठानकोट हमला कराया था, अगर उसके बाद भी उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करा देते, उसको भारत लाने की कोशिश करते, उसके ऊपर बैन लग जाते, प्रतिबंध लग जाते, तो पुलवामा नहीं होता, 40 से ज्यादा हमारे जवान शहीद नहीं होते। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। सवाल उठाना चाहिए, लेकिन इसका जवाब भी सुनना चाहिए। सरकार ने, मोदी सरकार ने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए हर कूटनीतिक रास्ते अपनाए हैं। और क्या आज जिस प्रकार से फ्रांस ने यह प्रस्ताव रखा, यूएन ने प्रस्ताव रखा, इसको मंजूर किया गया, चाइना को भी इसके अंदर दबाव के अंदर आना पड़ा, तो ये किसके कारण आना पड़ा? ये भारत की तो कूटनीति है। वहां पे माइक पॉम्पियो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं सब यूएस ने कराया, वो क्रेडिट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी हमने चाइना के ऊपर दबाव बनाया। इधर आप क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट लेने की ओर लगी हुई है। उसको दे दीजिए। मसूद अजहर किसका दुश्मन है? हिंदुस्तान का दुश्मन है। और मसूद अजहर के दुश्मन के हमारे देश के साथ दुश्मनी करने वाला जो व्यक्ति, जो निर्दोषों को मारता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई भी देश अगर हमारा समर्थन करेगा, हम उसका सम्मान करते हैं, सहयोग करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, उसको अभिनंदन करते हैं। ठीक है नवीन कुमार जी, मुझे माफ कीजिएगा, कई बारी ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मेरा केवल इतना सा कहना है कि आज कांग्रेस और सब उनके लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि मौलाना मसूद अजहर आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया, क्योंकि भारत में चुनाव चल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि आपने बालाकोट कर दिया चुनाव से पहले। ये वही लोग हैं जो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया आपने चुनाव से पहले। मैं कहता हूं जिस प्रकार से बाटला हाउस के एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी पर सोनिया गांधी पूरी रात रोती रही, आज पूरी कांग्रेस रो रही है, पूरा विपक्ष रो रहा है। अमित शाह ने कहा कि बालाकोट हुआ था तो कांग्रेस दफ्तर में मातम था और पाकिस्तान में मातम था। राधिका खेड़ा जी, एक तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, समय पर जुड़ जाया कीजिए, क्योंकि कई बार मुझे डेविल्स एडवोकेट की तरह नवीन कुमार जी से सवाल पूछने पड़ते हैं, जो मुझे लगता है आपको उनके साथ भिड़ना चाहिए। बहरहाल राधिका खेड़ा, मुझे ये बताइए, कांग्रेस लगातार टाइमिंग को लेकर सवाल पूछ रही है इसमें। राधिका खेड़ा जी, टाइमिंग को लेकर आप सवाल पूछ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आप आलोचना करने में मोदी सरकार के इतने ज्यादा मग्न हो गए हैं कि देश के लिए इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है, आप इसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप इस पर खुशी जाहिर नहीं कर पा रही हैं। मुझे आपकी आवाज नहीं मिली थी, आप फिर से बोलेंगी क्या कह रही थी? जी राधिका खेड़ा, सवाल ये उठ रहा है कि टाइमिंग से लेकर सिंबोलिज्म पर आप क्वेश्चन उठा रही है कांग्रेस। आपको क्या देश की डिप्लोमेटिक विन नजर नहीं आ रही है? आप में थोड़ी सी भी खुशी नहीं है कि मौलाना मसूद अजहर, जो एक मर्डर है अनगिनत भारतीयों का, उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने ये बोला कि वो अनगिनत भारतीयों का मर्डरर है। हम तो इस बात को वेलकम करते हैं कि इस इंसान तो कहने लायक है नहीं है, पर इसको डिक्लेयर किया गया कि ये ग्लोबल टेररिस्ट है। पर इतना समय क्यों लग गया? ये तो वही 56 इंच की सरकार है जो लाल आंख दिखाने की बात करती थी, लेकिन फिर जाके झूला ढूंढने लग गई और ढोकला खाने लग गई। तो अगर इतने ही सीरियस थे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, ये वही सरकार है ना जिन्होंने आईएसआई को खुद पठानकोट के एयरबेस पे बुलाया था और कहा था कि आके जांच करके जाइए। और अमित शाह जी वही नेता है, भाजपा के सबसे बड़े लीडर मोदी जी के बाद, जिन्होंने आईएसआई का धन्यवाद किया था कि आपकी कार्रवाई से मैं बहुत खुश हूं। जो लोग टेररिज्म को पालते हैं, उसको फाइनेंस करते हैं, इस आदमी को जिसको इन्होंने आज चाइना ने माना है और यूएन ने डिक्लेयर किया है, उस इंसान को फंड करती आई है, उसी आईएसआई को आपने पठानकोट बुलाया। आप बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। ये डिप्लोमेटिक विन तब होती जब ये 5 साल नहीं लगते, 5 साल में इतने बड़े हमले। और आप 5 साल छोड़िए, कल ही देखिए नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर 56 इंच के सीने से बात करने वाली सरकार, कल महाराष्ट्र दिवस था और महाराष्ट्र दिवस के दिन जब वहां के लोगों को वहां पे खुशियां मनानी चाहिए थी, तो हम राधिका खेड़ा 5 साल मोदी सरकार के अगर 2014 के निकाल दिए जाए तो ये पहली बार प्रस्ताव 2009 में यूपीए सरकार ने ही मूव किया था ना। उन 5 सालों में भी आप उनको ग्लोबल टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर कर पाई थी, तो ये ड्रैगिंग ऑफ द फीट तो दोनों तरफ से हो रहा था ना। आप दोनों इसका ब्लेम भी लीजिए। मैं आपको एक बार और याद दिला दूं, आपको एक बात आपको याद दिला दूं,
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे उस समय जब चीफ मिनिस्टर थे और वो पहुंचे थे भागे भागे मुंबई में, जब अटैक हो रहा था, हमारे लोग वहां पे लड़ रहे थे, शहीद हो रहे थे, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। और उसके 14 दिन के अंदर डिप्लोमेसी वो होती है कि वो अटैक के 14 दिन के अंदर हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था। डिप्लोमेसी वो होती है, डिप्लोमेसी में 5 साल नहीं लगते। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये फैक्चुअल पॉइंट बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। मनमोहन सिंह ने भी इंटरव्यू में कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हमारे जमाने में हुई है, हमने उसका क्रेडिट नहीं लिया। आप जो हमारे सैनिक हैं उनके बैनर के पीछे छिप कर वार करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और उनका कहना यह 26/11 के हमले के 14 दिन बाद ही हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करा दिया था। आप मौलाना मसूद अजहर को क्यों नहीं करवा पाए पिछले 5 साल में? नवीन कुमार, मेरे को 2 बातें कहनी है। पहली बात तो ये सबसे बड़ी आपत्ति, जो कांग्रेस लगातार आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी हो, अलगाववादियों के समर्थन में खड़ी हो, कश्मीर में आतंकवादी मारे, आप उनको छोड़ दीजिए, आप अपना जवाब दीजिए। नहीं नवीन कुमार, आप अपना जवाब बता रही है, और यहाँ पे कह रही है कि भाजपा उनको, नवीन कुमार आप अपना जवाब भाजपा के ऊपर आरोप लगाया कांग्रेस ने कि वो आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। इससे ज्यादा घिनौनी बात हो ही नहीं सकती। देश की जनता जानती है कि आतंकवाद के समर्थन में, नक्सलवाद के समर्थन में, अर्बन नक्सल के समर्थन में कांग्रेस के साथ है। पहली बात। उनका ये कहना है 14 दिन में हमने हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करा दिया। आप 5 साल में मौलाना मसूद अजहर को नहीं करा पाए। 26/11 में जहां 186 लोग मारे गए और 3 महीने तक कांग्रेस की सरकार बार बार ये कहती रही कि हम सबूत लिए घूम रहे हैं, मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान सबूत हमारे साथ जो मिलकर के चले, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अगर 26/11 में वो तुकाराम, फिर आज मैं उसको सैल्यूट करता हूं, जिसने दर्जनों गोलियां खाने के बाद उसका सांप को जिंदा पकड़ा, अगर वो नहीं होता तो यही कांग्रेस उसको कह सवाल यही है आपसे कि आप तुकाराम को आतंकवाद है। आप यही कह रहे कांग्रेस कहती कि आतंकवादी, आप चर्चा को भटका रहे हैं, आप तुकाराम को सलाम कर रहे हैं, करकरे को सलाम नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो आप उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। मनीष जी, जो मुंबई पुलिस 26/11 में हेडलेस थी, प्रमोद जी से बात हो रही थी हमारी थोड़ी देर पहले, पुलिस कमिश्नर वहां का, जिससे मैं 26/11 हुआ चादर तान के सोया हुआ था, कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं पूछा और उसने अपने लोगों को करवा डाला और उसको शादी प्रज्ञा ने अपना स्पष्टीकरण दिया, माफी मांग रही है, जिसके बारे में दिग्विजय सिंह ये कहता है कि 26/11 के अंदर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी का हाथ नहीं है। उसके बाद वो कहता अपनी किताब में लिख करके बोलते हैं दिग्विजय सिंह कहते हैं कि 26/11 में किसी पाकिस्तानी आतंकवादी का हाथ नहीं है, तो कसाब कौन? लेट्स गेट इन द एक्सपर्ट्स। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, आपने दोनों साइड को सुना। नो डाउट भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक विन है, बट आपको लगता है कि चुनावों के बीचों बीच इस पर राजनीति अब ज्यादा हो रही है, दोनों तरफों से ज्यादा हो रही है कंपेयर्ड टू एक्चुअल इसको लेकर जो संयम बरता जाना चाहिए? पहले मुझे बताइए कि यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर मोदी। कौन फैसला किया है, किस संस्था ने फैसला किया है कि ये मसूद अजहर पे बैन लगाया जाए, ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया जाए? यूनाइटेड नेशंस ने। मोदी जी ने अपनी कूटनीति के कारण ये सफलता पाई है। देखिए, ये पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। ये ऐतिहासिक फर्स्ट में हिंदुस्तान के इतिहास में ऐतिहासिक दिन माना जाना चाहिए। ये पर्व का विषय है, अभी ये उल्लास का और प्रफुल्लित होने का विषय है कि हिंदुस्तान ने चीन ऐसा सशक्त देश को घुटने टेकवाया, डोकलाम में टेकवाया और अभी मसूद अजहर के केस में टेकवाया। मैं 2 पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं। पहला, क्या व्यवस्था थी चीन को मसूद अजहर को सपोर्ट करने के लिए? सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जितने चीन के लोग थे उनकी सुरक्षा में टिट फॉर टैट अंडरस्टैंडिंग हुआ मसूद अजहर में और चीन में, और पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट कि तुम मेरे बंदों को मत छेड़ो और मैं तुम्हें यूनाइटेड नेशंस में प्रोटेक्ट करूंगा। ये टिट फॉर टैट, ये सौदा हुआ। अब लेकिन दूसरी व्यवस्था क्या हुई कि फर्स्ट में कुछ पलटी मार दिया चीन ने। जो चीन पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त क्लेम करता है, वो सदाबहार दोस्ती में दरार कैसे आई? उसकी 2 व्यवस्था मैं बताता हूं। क्योंकि अमेरिका ने, फ्रांस ने, इंग्लैंड ने कहा कि ओपन मीटिंग होगी और वोटिंग होगी, तो वोटिंग में तो एक्सपोज हो जाता है। एक सेकंड, तो उसके चीन के पास 2 ही विकल्प था, या तो छवि तुम्हारी एकदम पूरी तरह से धूमित हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लॉस ऑफ फेस हो जाएगा, और या तो तुम टैक्टिकल रिट्रीट करो, टैक्टिकल विड्रॉल करो और बात मान जाओ कि टेक्निकल होल्ड हटाते हो।
या तो छवि तुम्हारी एकदम पूरी तरह से धूमित हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लॉस ऑफ फेस हो जाएगा, और या तो तुम टैक्टिकल रिट्रीट करो, टैक्टिकल विड्रॉल करो और बात मान जाओ कि टैक्टिकल होल्ड हटाते हो। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, वो कोने में He was pushed against the wall by Indian diplomatic एब्सोल्युटली। offensive. सो ये भारतीय कूटनीति का बहुत बहुत बड़ा बड़ी- विजय, बहुत बड़ी प्रमोद जी, विजय है। ब्रेक पर जाना और है। इसमें एक पूरे लाइन देशवासियों अगर आप समाप्त कर पाएं। को एक सेकंड अंजलि, जस्ट 10 सेकंड्स मोर। इस पूरे देश जब इस तरह से राष्ट्र की छवि बढ़ती है और इस तरह से हम चीन को घुटने टेकवाते हैं, तो मुझे लगता है कोई हर एक इंसान हिंदुस्तान को गर्व से करना चाहिए, वेल डन। क्यों नहीं कहते हैं वेल डन? बेलन क्यों नहीं कहती राधिका खेड़ा आप? घुटने टिकवाते हैं। ये तो पीड़ा है भैया, जैसे वो रो रही थी सोनिया गांधी, वैसे पूरी कांग्रेस रो रही है, उसमें क्या है? मैं इनको गिनवा देती हूँ कि किस तरीके गिनवाए से नहीं, किसने- आप एक बारी मोदी सरकार को किसने वेल डन घुटने बोलिए टेके simply। हैं, किसके सामने ये चीज आप हमारे देश को वेल डन बोलिए, इतनी बड़ी जीत हुई है हमारी। गिनवाए नहीं, गिनवा बाद में दीजिएगा, आपने अपना जवाब दिया है, वेल डन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? एक मिनट, जिसके कार्यकाल में नहीं, किस चीज का, किस चीज के लिए, सॉरी आप मेरी बात सुन लीजिए, किस चीज के लिए उनको हम कहें वेल डन, किस चीज के लिए आपने कौन से घुटने टिकवा दिए चीन को? शायद इनको ये पता नहीं ये है कि उपलब्धि है कि नहीं है? ये उपलब्धि है कि नहीं है? कॉम्प्लेक्स बनाया है, एक एक लाइन में आदमी उपलब्धि है कि नहीं? वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको साउथ के चारों गलती है, सिलीगुड़ी अगर आप 14 दिन में हाफिज सईद के लिए क्रेडिट लेना चाह रही हैं, पाक तो इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्रेडिट क्यों नहीं? ये उपलब्धि है कि नहीं? बस एक वो तो हुआ 14 दिन में, 14 दिन में हुआ, 5 साल नहीं लगे। ये वही आदमी है जिसने ये पर्सनल पर्सनल इक्वेशन मोदी की ट्रंप के साथ, एकदम, मे के साथ, एकदम। G5 कंट्रीज के तमाम जो प्रीमियर्स हैं उनके साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ, और एकदम। यहाँ तक कि शी जिनपिंग के साथ भी वुहान 2 तक प्लान किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसका क्रेडिट मिलना चाहिए सरकार। एकदम। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहली दफा सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर जो हमला हुआ पुलवामा में, उसकी मजम्मत की गई थी, उसको कॉन्डेम किया गया था। भारत की कूटनीतिक जीत थी। वही बेसिस था जब इंडिया ने चाइना और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और अमेरिका के साथ मिलकर मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने का प्रपोजल मूव किया, और 30 अप्रैल लास्ट डेट दी थी अमेरिका ने। चाइना इसको डिले करना चाहता था क्योंकि भारत में चुनाव है, चुनाव चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने नहीं माना क्योंकि वो भारत की कूटनीति की जीत थी। उन्होंने 30 और अप्रैल जैसे ही वो लास्ट डेट दी थी। डेडलाइन खत्म हुई, 1 मई की डेडलाइन खत्म हुई न्यूयॉर्क टाइमिंग के अनुसार, और उसके बाद बैन ऑटोमेटिकली लग गया। इन एकदम तमाम लग गया। पहलुओं पर चर्चा करेंगे, और ट्रैवल बैन और ये जो बैन लगा है, ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ है, इसका क्या असर पड़ेगा? निश्चय ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी, और साथ ही साथ मोदी सरकार के लिए और विशेषकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो पर्सनल आउटरीच रही है फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, उसको भी, और साथ ही साथ जिस प्रकार से एक निर्णायक और निरंतर फर्मनेस और कंसिस्टेंसी के साथ आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की नीति रही है, सीमा के भीतर भी सीमा के पार भी, उसका ये एक नतीजा है। देश और विदेश में और विश्व के वो राष्ट्र जो पहले भारत की दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते थे आतंक के खिलाफ या पाकिस्तान को लेकर के, वो आज इस कदर मजबूर हैं कि उन्हें स्वीकार करना पड़ रहा है। और इस प्रकार पाकिस्तान पर दबाव है क्योंकि पाकिस्तान को भी एहसास होने लगा है कि वो दिन जाते रहे जो 2 स्टेप्स फॉरवर्ड और 1 स्टेप बैकवर्ड की यूपीए की नीति थी। अब जिस प्रकार से उन्होंने देखा कि पुलवामा के हमले के कुछ ही दिनों के बाद निर्णायक कार्रवाई भारत की ओर से होती है, हमारे एक पायलट को हिरासत में ले लिया जाता है, तो उसको दो दिन के भीतर उसको वापस लाने का एक सफलतापूर्वक प्रयास होता है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से व्यक्तिगत संपर्क प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बनाने में सफल रहे हैं विश्व के भिन्न भिन्न नेताओं के साथ, जिसमें चीन के नेता भी शामिल हैं, उसका ये सुखद परिणाम है। मुझे लगता है स्वतंत्र भारत के इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं रही। संयुक्त राष्ट्र, और वो भी चीन जैसा देश जिसके पास वीटो पावर भी है, आज यदि ऐसी घोषणा करता है, ऐसा निर्णय लेता है, तो निश्चय ही इस निर्णय के साथ साथ भारत और प्रधानमंत्री मोदी का कद और साख यकायक बहुत ऊंचा चला जाता है। कैमरामैन अश्विनी के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
मनीष भाई ये बताएं कि कहीं ना कहीं ये नो बिग डील कहना, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाना कांग्रेस द्वारा, कहीं ना कहीं ये जो हमारी ओवरऑल डिप्लोमेटिक विन है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। भाई वही चाइना है, उसने 4 बार टेक्निकल होल्ड अपनाया, उसके बाद उसने अगर वो रिलीज किया तो चाहे जो भी कारण रहे हो, बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भारतीय साइड से रहा है इसके पीछे। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं। बात ये सिलसिला शुरू होता है 2009 से 2016, 17 और फिर 19 में। ये मैं जो देखता हूं आंचल, ये केवल एक सीमित सफलता के रूप में देखता हूं कि एक राजनयिक कोशिश थी जिस पर विजय प्राप्त हुई। लेकिन आप ये देखिए कि जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी मसूद अजहर, क्या पाकिस्तान इसको रोक पाएगा? वहां पर लगातार इसकी कारगुजारियों पर कोई अंकुश लगा पाएगा? आप देखिए हाफिज सईद को आपने काली सूची में डाल दिया, वैश्विक आतंकी घोषित करवा दिया, लेकिन रैलियां खुलेआम करता है, उस पर पाकिस्तान की कोई रोक नहीं है। कहीं भी हमले होते हैं तो वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, यही एक उपलब्धि है। बाकी कारगुजारियां लगातार चलती रहती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कूटनीतिक तौर पर ये विजय तो हुई है, लेकिन जरूरी ये है कि इस सीमित सफलता को लेकर हम अपनी पीठ न थपथपाएं। देश जानता है कि ये जरूरी था, हुआ, लेकिन ये एक कदम है, लेकिन अंतिम अंजाम नहीं। नवीन जी, पीठ न थपथपाएं? नहीं, पीठ थपथपाने की तो बात ही नहीं है, लेकिन देश के जो 125 करोड़ 130 करोड़ लोग चाहते थे, और जिस कूटनीति को आपने बताया 4 साल में 3 बार मोदी सरकार ने प्रयास किया, बेशक पिछली सरकार ने 10 साल में 1 बार किया हो, लेकिन 4 साल में 4.5 साल में 3 बार प्रयास किया, वो भी तब जब चाइना पूरी तरह से उस आतंकवादी के समर्थन में खड़ा था। चाहे उसको, और उसको इस बात की भी खींच थी चाइना को कि डोकलाम में मोदी सरकार ने किस प्रकार से उसको पीछे हटाया। यही कारण था कि वो उसका विरोध कर रहा था, मौलाना मसूद अजहर के समर्थन में था। लेकिन उसके बावजूद भारत, नवीन जी, आप अपने आप को करेक्ट करिए, मौलाना नहीं, आतंकी मसूद अजहर, उसका नाम मौलाना है, मौलाना कहलाने लायक नहीं है, और आपकी जुबान से तो बिल्कुल शोभा नहीं। मनीष भाई, मैं तो उसको पहले ही मैंने कहा था कि मौलाना है नहीं, लेकिन नाम मौलाना सबको करेक्ट करना चाहिए, वो बोलते बोलते मुंह से निकल जाता है। लगातार वो जिस प्रकार से आतंकवादी है, और वो जो है कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर मौलाना लिखता है अपने आप को, मैं वो कह रहा हूं कि उसने सारे मौलानाओं को बदनाम किया है। उसको बार बार 3 बार कूटनीतिक तरीके से जिस प्रकार से मोदी सरकार ने उसको वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने में सफलता पाई है, वो वाकई में भारत की जनता के लिए गर्व की बात है। राधिका खेड़ा, आपको एक रिबटल नवीन जी का देना चाहेंगी, क्योंकि कमलनाथ से लेकर चिदम्बरम तक सारे के सारे लोग जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि आप में और पाकिस्तान की भाषा में कोई फर्क नहीं है, इसलिए रिबटल चाहती हूं। चिदम्बरम ने कहा ये मेमोरी लॉस का केस है, हम तो 2009 से कोशिशें कर रहे थे। कमलनाथ ने कहा इस पर चुनावी फायदा भी उठाया जा सकता है। देखिए, भाजपा की तो आदत है हर चीज में पाकिस्तान को लेकर आना, लेकिन ये किस तरीके से पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं वो मैंने आपको तब बता दिया था थोड़ी देर पहले, किस तरीके से उन्होंने आईएसआई को यहाँ बुलाया, उनका धन्यवाद किया। फिर उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दी, जो एक शहीद को, टेररिस्ट को लड़ते लड़ते जो शहीद हो गए, उनको रावण बुलाया और उनको श्राप देने की बात कही। तो किस तरीके से ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और किस तरीके से देश विरोधी भाषा बोलते हैं, ये राष्ट्रवाद नहीं होता है। लेकिन इनको मैं गिनवा दूं, क्योंकि ये हक डिप्लोमेसी और ये झूला डिप्लोमेसी करता है। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सुनने का धैर्य रखिए और हिम्मत रखिए। मैं जानती हूँ आपको बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि आप लोग फेल हुए हैं और बार बार फेल होते आ रहे हैं, और आप लोगों का 4 चेहरा देश की जनता के सामने आ रहा है। सुन लीजिए, देखिए आप दोनों को याद करा दूं मैं, आप दोनों भारतीय हैं इस वक्त, आप दोनों इस वक्त भारतीय हैं, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये ऐसे नहीं होगा। नवीन जी नहीं, उन्होंने वैलिड पॉइंट ये उठाया, उन्होंने वैलिड पॉइंट ये उठाया, ऐसा नहीं होता कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में करकरे को शहीद कहें, उनको अशोक चक्र भारत की तरफ से दिया जाए और साध्वी प्रज्ञा श्राप दे दे वहां पर, और भोपाल में कहा जाए कि हिंदू टेरर था, और उसके बाद ये टर्म्स आपने कॉइन की, और करकरे जो थे वो पूरे के पूरे जिम्मेदार थे टॉर्चर करने के लिए साध्वी प्रज्ञा को। तो 2 मापदंड नहीं हो सकते कि भोपाल में कुछ बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में कुछ और बोल रहे हैं, उसमें चर्चा नहीं है। आप मसूद अजहर पे आए, सिन्हा साहब एक कहावत है, गद्दार कहती है, आप डायलॉग नहीं कर पाते। सिन्हा साहब, लेकिन बहुत बिल्कुल बात कंप्लीट कर सकती हूँ। ये हिंदी में कहावत है, मुहावरा है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब हाफिज सईद के साथ हमने देख लिया, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, वहां पर ऐसा नहीं है कि सेना या सरकार आतंकियों के ऊपर नियंत्रण रखी है, वहां पे उल्टा हिसाब है। ऐसे में
मसूद अजहर को मान लीजिए ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर भी कर दिया गया, इसका जमीन पर कितना असर पड़ेगा और आगे के क्या कदम भारत के? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण, ये जो कूटनीति की सफलता मिली है बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन क्या इसको पूर्ण रूप से सफलता माना जाएगा? नहीं, क्योंकि सफर शुरू हुआ है। पहली पड़ाव तो हम जीत चुके हैं, लेकिन अभी कई पड़ाव जीतने हैं। मेरी अपनी सोच है कि जब तक मसूद अजहर हिंदुस्तान में नहीं आता है तब तक ये जंग खत्म नहीं होता है। और क्या ये मुमकिन है? इतना आसान नहीं है, क्योंकि हाफिज सईद का 2 दशक से वो आतंकी घोषित है। क्या हुआ? वो मनमानी करता है, खुलेआम घूमता है, खुलेआम तो हिंदुस्तान बीजेपी वाले तो कह रहे थे दाऊद इब्राहिम को भारत ले आएंगे। एक सेकंड, 2 ऑप्शन, वही लेके आएंगे, एक सेकंड, 2 ऑप्शन अवेलेबल है। थोड़ा सा हिंट के तरीके से बताऊंगा। सुसाइड मिशन भेजा जा सकता है, और इजराइल यदि अपने ओलंपिक्स के बंदों को मरने पे उनको घेर घेर के पूरे विश्व में मार सकता है, तो हिंदुस्तान के फौज के पास ये काबिलियत है। एक ऑप्शन ये है। कोवर्ट ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं जिसमें डोवाल की महारत है। चलिए दूसरा ऑप्शन ये है कि जिस तरह से दबाव के अंदर चीन भी घुटने टेका है, हम पाकिस्तान पे दबाव डाल सकते हैं। किस तरह से? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्योंकि $27 बिलियन का डेट है जिसको पाकिस्तान ने 1 साल के अंदर सर्विस करना है, कर्ज लौटाना है। क्या पोजीशन है पाकिस्तान? वो तो फकीर देश है, वो तो गधे बेच के पैसा इकट्ठा कर रहा है। गधा कितना पैदा करेगा, कितने गधों को बेचेगा चीन को? पहली बात। दूसरी बात है FATF से दबाओ, IMF से दबाओ, नो लोन जब तक मसूद अजहर को हिंदुस्तान को नहीं दोगे, नो लोन, नो बेल आउट। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तुरंत ग्रे लिस्ट पे ऑलरेडी है और ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाले पाकिस्तान को। तीसरी बात, चारों तरफ से दबाव डाल के हम ये इंश्योर करें कि पाकिस्तान को कोई देश फाइनेंशियली मदद न करे, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मदद न करे, कोई फाइनेंशियल। प्रमोद सिंह, आपको ये पॉसिबल लगता है? और यही तरीका है। एक सिन्हा साहब ने जो पॉइंट्स रखे कि यही तरीका है, या उन्होंने कोई ऑप्शंस गिनाई हैं, आपको ये पॉसिबल लगता है जब आप हर रोज स्टूडियो में कांग्रेस और बीजेपी को इस तरह भिड़ते हुए देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के तौर पर, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के तौर पर हम एक मुल्क, वन नेशन की तरह सोच पाए और आगे बढ़ पाए? देखिए, राजनीतिक विरोध ठीक है, वो डेमोक्रेसी में होता है, होना भी चाहिए, वो स्वस्थ एक हेल्दी डेमोक्रेसी का साइन है। लेकिन जब देश की बात हो, जब कांग्रेस की सरकार जब यूपीए की रही हो या बीजेपी की सरकार हो, जब हमारी फौज लड़ती है तो पार्टी की नहीं होती, हमारे जो जवान होते हैं वो देश के लिए लड़ते हैं। तो अगर जब हम इसमें आज देश को कुछ कूटनीतिक सफलता मिली है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे थे कि मसूद अजहर के बैन होने पे, ग्लोबल टेररिस्ट बनने से क्या होता है, पाकिस्तान पे क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि अभी जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स, जो एक्शन टास्क फोर्स है जिसके तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, उसको पाकिस्तान हैज बीन पुट ऑन नोटिस, वो अक्टूबर में उसकी सुनवाई होनी है। भारत को अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए अपनी बात को रखने के लिए कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ जाए। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से आते ही उसको दुनिया से किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाली नहीं है। पाकिस्तान को घुटने पर ले आने का ये सबसे बड़ा तरीका है, उसकी आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए ताकि वो आतंकवादियों को पैसा न दे, और वो वही आतंकवादी जो अपने यहाँ ट्रेनिंग लेके हमारे यहाँ भेजता है कश्मीर में जिहाद के नाम पे, कश्मीर में। राधिका खेड़ा जी कुछ कहना चाह रही है। राधिका, देखिए, मुझे ना बहुत ही अजीब लग रहा है जब बार बार यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि हमने चाइना से घुटने टिकवा दिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? क्यों देश को भ्रमित कर रहे हैं? क्या ये सच नहीं है? मैं फिर दोहराऊंगी, उम्मीद करती हूँ। चाइना ने एक फुल फ्लेज मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बनाया है डोकलाम में। देखिए, फिर बीच में बोल रहे हैं। आप इनको कंट्रोल करिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी, या बता दीजिए मैं उठ जाती हूँ। ऐसे डिबेट नहीं होता। राधिका जी, डोकलाम में नहीं बनाया, डोकलाम में प्राइस जंक्शन है, बनाती है चाइना। डोकलाम में 10 मीटर अवे इंडियन आर्मी के वहां से चाइना। मैं प्लीज बोल सकती हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी। मैं बहुत धैर्य से आप लोगों के झूठ के पुलिंदे सुन रही थी। अब मेरी बात सुन लीजिए, जो फैक्ट्स है। ये भी सच्चाई है कि चाइना ने कंस्ट्रक्ट करी एक रोड साउथ डोकलाम के अंदर, चिकन लेग, सिलीगुड़ी कॉर्डर। क्या ये सच नहीं है कि अभी भी हमारे जवानों की जो जैकेट्स वो पहनते हैं उसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है? वही चाइना जो बार बार रेजिस्ट करता रहा कि हम मसूद अजहर को डिक्लेयर नहीं करेंगे। फिर आते हैं चाइना पे। अगर आपको याद हो, चाइना ने इंडिया की मेंबरशिप ब्लॉक करी है किस पे? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के लिए। और क्या कहते हैं वहां पे कि पाकिस्तान को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए इंडिया के साथ। आपने इस चाइना से क्या घुटने टिकवाने की बात कर रहे हैं? फिर आप बात करते हैं कि चाइना के घुटने टिकवा दिए। चाइना बार बार इंडियन एयर स्पेस, उत्तराखंड, हिमाचल में
बार बार वायलेट करता है। आप 4 विजिट्स पे जाते हैं चाइना, अब कांग्रेस चाइना की की स्थिति ऐसी है, अलग मैं 4 बोल विजिट्स सकता हूँ होती है ना, आपकी, और जब एक बार भी आप भाषणों एक के- नजर का जिक्र मेरा- आपने इतनी मेरा- बातें मेरा- अपडेट करवा दी। मेरा- क्या ये बार बार आप क्या ये सच नहीं है? मैंने अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट इस रिजीम के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद ही डिक्लेयर किया गया है। नवीन जी क्विकली कमेंट। मैं ये कहना तो चाहता हूँ उसके अंदर क्यों मेंशन नहीं हुआ पुलवामा और जम्मू कश्मीर? उसके अंदर क्यों नहीं मेंशन है पुलवामा और जम्मू कश्मीर? राधिका जी सब समझ में आते हैं और आपकी परेशानी भी समझ में आती है। आप शालीनता से हर डिबेट में बात करती है, लेकिन आज आपकी झुंझलाहट घबराहट जो है वो समझ में आती है, उसका पीड़ा है। जब आतंकवादियों के मरने पे आपकी जब तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्षा पूरी रात रो सकती है, तो एक मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने तो पूरी कांग्रेस को भाई होना चाहिए। साहब, दूसरी जो बात, पार्टी आपने कहा कि आतंक- चाइना से जो पार्टी आप एक बुलेट देश के प्रूफ जैकेट का शरीफ को मटेरियल बोलती है बनाते कि हैं, उसको श्राप ये आप मिला है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? उसको तो पूरे कोई हमारे विश्व को के राष्ट्रवाद अंदर- पे ज्ञान देने की पूरे जरूरत विश्व नहीं के है। अंदर आप एक लोगों के लगने सामने वाला दाऊद इब्राहिम की बटन भी जो बुलेट हिंदुस्तान प्रूफ की जैकेट चली में गई। एक मत बटन दीजिए लगता ज्ञान। है, उसकी कीमत पूरे देश विश्व में को ही सीखने का राष्ट्रवाद केवल आपका चाइना है। से ही आता है। लेकिन भारत ने उसका निर्माण निजात करने के लिए लगातार प्रयास किए, शुरुआत होने वाली है। आपके समय में नहीं, पूरा विश्व वहां से लेता है, लेकिन आपने पूरी चाइना को बता दिया। आप चाइना के साथ ऐसे खड़े हैं जैसे कब होगी? 7 साल में आप लोग सो रहे थे। आप पाकिस्तान के साथ ऐसे खड़े हैं जैसे हाफिज सईद के साथ इमरान खान। आपकी स्थिति ऐसी है, समझ में आती है। अरे नवीन जी, आपकी पीड़ा समझ में इमरान आती खान है। तो कह रहे हैं कम से कम कि आप कि आपकी आज के सरकार समय में आ जाए। क्यों नहीं था जब पुलवामा पूरा का देश- नाम? कल पूरा इससे देश में- वैश्विक क्यों नहीं था आतंकवादी जम्मू घोषित कश्मीर होने में? पर मसूद अजहर बोला है भारत ये की पुलवामा पीठ पर का खड़ा हो, तो कह रहे आपको हैं। बड़ी पीड़ा आप होती है क्या? डिप्लोमेटिक नवीन विक्ट्री जी, की बात करते नवीन हैं, जी, ये इमरान होती खान तो कह रहे हैं, डिप्लोमेटिक खुश होंगे कि मोदी विक्ट्री। सरकार आ जाए। उसके ये बाद भी कांग्रेस की डिप्लोमेटिक सीट पुलवामा है, का भी नाम ऐसे होता है, भी जम्मू बताया कश्मीर था। नहीं लिखा होता। आप ही के चैनल पे बताया था जब बैठे थे हम कि इमरान नहीं खान आएगी, आप आप भी भी बता बता सकते हैं। सकते हैं। मैंने कहा ना, इमरान खान ने जो कहा वो एक कांग्रेस की स्क्रिप्ट को पढ़ा है इमरान खान ने, ये कह करके लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए। वही इमरान खान जो पाकिस्तान में आतंकवादी मारे जाने को नकारा लव लेटर आप और लिखते उसके हैं कहने पर इमरान खान कांग्रेस को और स्क्रिप्ट बोल रहे हैं हमारी पेश करने, स्क्रिप्ट। वही लव स्क्रिप्ट लेटर को किसने इमरान लिखा खान ने पार्टी कांग्रेस पे की वहां पढ़ा 25 दिन है, और पहले? कुछ नहीं है। नहीं, देश को झूठ बोलना बंद सप्लाई की करिए। इमरान खान को। आपने नरेंद्र मोदी जी ने ही लव इमरान खान लेटर ने लिखा। बालाकोट के बाद यार, ये स्क्रिप्ट भूल जाते कांग्रेस हैं की आप। थी, उसने पढ़ी। एक साथ तरफ में पे बात- आग कि वो बंद कोई कर लेते हैं और आतंकवादी यहाँ पे मारा आप जा आके सके, झूठ ये को वो लगे सब। फिरना। माफ दूसरी कीजिएगा, बात, आप लोग कांग्रेस की राजनीति स्क्रिप्ट कर को रहे हैं पढ़ा इसके इमरान खान ने। ऊपर, और मेरे पास चर्चा के लिए इतना ही समय था। लेकिन राधिका खेड़ा जी, आई जस्ट गिव यू 20 seconds. Despite everything, क्यों लिखा despite आपने questioning love on letter? timing, despite the fact कि आप इसको लेकर पुलवामा का जिक्र है या नहीं है, सिंबॉलिक जीत है या नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा के ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, आप ये दर्शकों के लिए कह पाएंगी वेल डन इंडिया? नहीं कह सकती, दावा है। देखिए, हमने ये वेलकम किया है और हम सच में वेलकम करते हैं इस बात को कि उनको, उस आदमी को, उस इंसान को डिक्लेयर किया गया ग्लोबल इंडिया बोलो टेररिस्ट। ना। लेकिन ये और भी अच्छा होता और हम उम्मीद कर बस, रहे थे, यही क्योंकि पीड़ा है 56 इंच की राष्ट्रवादी सरकार है जो लाल आंख दिखाने की वादे करती थी कि इसके अंदर जम्मू कश्मीर सच में पुलवामा को भारत उसी की जीत यूएन होती और काउंसिल ने भारत की कंडेम उन किया, शहीदों जहां की चिता को पर मौलाना ठंडक मसूद मिलती। अजहर ये बात जैसे परिवार आतंकवादी आज का नाम सामने लिया आ रही है कि भले ही पुलवामा का जिक्र ना हो, उसके पीछे भी तकनीकी कारण हो सकते हैं। हमारा शहीद पुलवामा ही बेसिस था। पुलवामा का अटैक ही बेसिस था। राधिका खेड़ा जी, जब आप कॉम्प्लीमेंट करती हैं और वेल डन इंडिया कहती हैं, थोड़ा दिल से मुस्कुराकर किया कीजिए, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। बहरहाल, पहली बहस में आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नई नई शादी में दीवारों पे क्या